प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम संघ सरकार के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि संघ सरकार का उल्लेख जो है वो भाग 5 में है और भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 उल्लेखित है। संघ सरकार के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो संघ सरकार वाले भाग 5 में 5 अध्यायों में जो है इस भाग को लिखा गया है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। तो इन 5 अध्यायों में भाग 5 लिखा हुआ है। भाग 5 में 5 अध्याय हैं, याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। भाग 5 अध्याय। अच्छा, अध्यायों का मतलब यह है कि अध्याय 1 में लिखा है कार्यपालिका। अध्याय 1 में क्या लिखा है? कार्यपालिका। अध्याय 2 में लिखा है व्यवस्थापिका। क्या लिखा है? व्यवस्थापिका। अच्छा, अध्याय 3 में लिखा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो हैं, विधायी शक्ति जो है वो अध्याय 3 में है और विधायी शक्ति का नाम है राष्ट्रपति की, जो महत्वपूर्ण यहाँ अलग से दे रखी है, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, इसके लिए अलग से ये लिखा हुआ है। अध्याय 4 में है न्यायपालिका। अध्याय 4 में क्या है? न्यायपालिका। अध्याय 5 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख कहाँ है? अध्याय 5 में। देखिए, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, न्यायपालिका उल्लंघन किए जाने पर दंड देती है और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक धन की सुरक्षा, जो सार्वजनिक धन है उसकी सुरक्षा करता है। ये संघ सरकार के अंतर्गत ये लिखित है। अब हम जब कहते हैं कि कार्यपालिका, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक किया गया है। हम कहते हैं व्यवस्थापिका 79 से लेकर 122 तक लिखी हुई है। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना 123 में लिखी है। जब हम कहते हैं न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक लिखी है। फिर हम कहते हैं कि अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक CAG का वर्णन है। तो इस प्रकार से जब हम स्केलेटन बना लेते हैं, ढांचा बना लेते हैं, तो हमें याद रहता है आर्टिकल्स का। अनुच्छेद याद करना बहुत ज़रूरी है संविधान के विद्यार्थी के रूप में। अनुच्छेद 52 से 78 कार्यपालिका। कार्यपालिका काम क्या करती है? तो हमें को ये पता है कि विधायी या विधानमंडल द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को लागू करती है। कानून बनाता कौन है? व्यवस्थापिका। 79 से 122 तक इसका वर्णन है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना, इसका विस्तृत उल्लेख हम आगे करेंगे। 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या कार्य करती है? कानूनों का उल्लंघन हो जाने पर क्या करती है? कानूनों का उल्लंघन हो जाने पर दंड देने का प्रावधान करती है। फिर उसके बाद में CAG का उल्लेख मैंने किया 148 से 151 तक। फिर यहाँ पर जब हम कहते हैं कि कार्यपालिका, हम कहते हैं कि राष्ट्रपति, क्या कहते हैं हम? राष्ट्रपति कार्यपालिका में सम्मिलित है। फिर हम कहते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में सम्मिलित है। फिर हम कहते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। ये हमेशा एक साथ लिखा जाता है। प्रधानमंत्री का अस्तित्व मंत्री परिषद के बिना नहीं है और मंत्री परिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के बिना नहीं है। तो प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद। तो इस प्रकार से ये तीनों जो चीज़ें हैं सम्मिलित रूप से कार्यपालिका कहलाती है, जिसका हमको अभी अध्ययन करना है। फिर हम यहाँ महत्वपूर्ण 3 अनुच्छेद बात करते हैं भी, आर्टिकल 79 और 80 और 81। इसमें लिखा हुआ है संसद का गठन। अब संसद का जो गठन होता है वो संसद के 3 अलग अलग भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों से मिलकर जो है संसद का गठन होता है। आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना, उसका चुनाव वगैरह किस प्रकार से होता है, इसका उल्लेख 80 में है। 81 में लिखा है लोकसभा की संरचना, लोकसभा का गठन कैसे होता है और उसकी क्या संरचना है, उसका उल्लेख जो है कितने निर्वाचित होंगे, कितने मनोनीत होंगे, यहाँ राज्यसभा में, लोकसभा में ये लिखा हुआ है। फिर 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपको ध्यान है कि संसद जो है वो कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और फिर इमरजेंसी आपातकाल आ जाए कि भी ऐसी स्थिति में कानून बनाना जरूरी है,
तो ऐसी आवश्यक स्थितियों में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, तब राष्ट्रपति को एक शक्ति दे दी कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, और अध्यादेश की वही शक्ति होगी जो संसद द्वारा पारित कानून की होती है। संसद द्वारा पारित कानून की जो शक्ति है वही शक्ति राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की है। लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश संसद का सत्र जब चल रहा है तब जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, लेकिन ये अस्थायी प्रावधान है, क्योंकि जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा सबसे पहले वो ये कर सकता है कि अध्यादेश को निरस्त कर दे, या अध्यादेश को अगर स्थायी करना है तो उसको विधि के रूप में पारित कर दे। तो इस प्रकार से ये अस्थायी होता है और संसद द्वारा पारित कानून स्थायी होते हैं। और सीएजी जो है भारत सरकार के जो सार्वजनिक धन है, भारत सरकार का जो सार्वजनिक धन है, उस सार्वजनिक धन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसका है? कैग का है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये अगर स्केलेटन आपको याद हो जाए, स्क्रीनशॉट आप ले लें और फिर उसका अध्ययन करें। आर्टिकल 52 से 78 कार्यपालिका, 79 से 122 व्यवस्थापिका, फिर उसके बाद में 123 में है संसद, इसमें है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना। न्यायपालिका का उल्लेख 124 से 147 तक है, और फिर सीएजी का उल्लेख 148 से 151 तक है। अब विद्यार्थियों हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमें इस टॉपिक में पढ़ना है राष्ट्रपति। क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति का उल्लेख करना है। तो राष्ट्रपति के अंदर जो अनुच्छेद हमको पढ़ने हैं वो 52 से 62 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक हमें राष्ट्रपति पढ़ना है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से प्रश्न अनिवार्य रूप से आता ही आता है, किसी भी एग्जामिनेशन में ले लीजिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रपति जो है, मैंने आपको बताया, एक आप लाइन याद करें, एक श्लोक याद करें, भारत का MRP, भारत का MRP पुश करके MA होगी। बस आपको अगर ये ट्रिक याद हो जाए, फिर उसके बाद में आपको आर्टिकल, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल मैंने कहा आपको 52 से लेकर 62 तक, इसमें राष्ट्रपति की एक प्रकार से हम कह लें कि पद के बारे में वर्णन है। राष्ट्रपति का पद है, जैसे उसकी शक्ति है, निर्वाचन मंडल है, और उसकी पदावधि है, महाभियोग है, पात्रताएं हैं, योग्यताएं हैं, पुनर्निर्वाचन। तो भारत का MRP पुश करके MA होगी। तो भारत का MRP देखिए, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, 55, 56। मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या है। 56 के बाद में 57, 58, 59, 60, 61, ये आपको जोड़ने के लिए है, तो इसको छोड़ना है। 61 और फिर 62, ये भी जोड़ने के लिए आपने बोला है। तो भारत मतलब अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 52 में। कार्यपालिका 53 में लिखा है कार्यपालिका शक्ति। 53 में क्या लिखा है? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में लिखा है मंडल। क्या मंडल? निर्वाचक मंडल। कौन सा मंडल? निर्वाचक मंडल। फिर 55 में लिखा है रीति। रीति का मतलब है तरीका, निर्वाचन का तरीका, निर्वाचन का तरीका। निर्वाचन रीति क्या है? जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से गुप्त मतदान, ये निर्वाचन रीति है राष्ट्रपति की। 56 में है पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। भाई कितने समय के लिए? जैसे हम सामान्यतः जानते हैं कि 5 वर्ष इसकी पदावधि होती है राष्ट्रपति की। फिर 57 में लिखा है पात्रता। पात्रता कैसी पात्रता? पुनर्निर्वाचन की। भी एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया कितनी बार बन सकता है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, एक व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में ये लिखा है यू से योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, पद की योग्यता। भी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सामान्य सी योग्यताएं हैं, भी वह भारत का नागरिक हो, उसके बाद में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके बाद में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सभी बातें हैं। लाभ का पद किसे कहते हैं इसकी भी हम व्याख्या करेंगे। फिर आगे आर्टिकल 59 में है पद की शर्तें। भी अब वह पद पर निर्वाचित हो गया, पद पर आ गया, अब उसकी पद पे जो रहेगा वो क्या क्या शर्तें होंगी।
फिर 60 में है एस से शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में लिखा गया है और उन्हें कौन शपथ दिलाएंगे इसका भी उल्लेख है। फिर 61 में एम से है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है, 61 में है। फिर 62 में है आकस्मिकता, आकस्मिकता आ जाए, पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थितियों में रिक्त हो जाए, जैसे कोई मृत्यु हो जाए, वो पद त्याग दें, महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटा दिया गया है, ऐसी स्थिति में आकस्मिक परिस्थितियों में पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, ये यहाँ पर तय किया गया है कि उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से भारत का एमआरपी पुश करके एमए होगी। इससे 52 से लेकर 62 तक आर्टिकल याद हो जाते हैं। 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में लिखा है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 में लिखा है राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, 56 में लिखा है राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में लिखा है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में लिखा है पद की योग्यता, फिर 59 में लिखा है पद की शर्तें, 60 में लिखा है पद की शपथ का प्रारूप, 61 में लिखा है महाभियोग की प्रक्रिया और 62 में लिखा है आकस्मिक स्थितियों में पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो 52 से लेकर 62 तक सामान्य से अगर प्रश्न आता है परीक्षा में तो वो पूछेगा कि भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपको अनुच्छेद ऐसे याद हो जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक आपने इसमें देखा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं अनुच्छेद 52। देखिए अनुच्छेद 52 में लिखा है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद ये 52 कहता है। आपको पता है कि वर्तमान तक 14 राष्ट्रपति हुए हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब तक वर्तमान तक कितने, 14 व्यक्ति से जो है 14 व्यक्ति जो हैं राष्ट्रपति पद पर बन चुके हैं, आ चुके हैं। तो इसके लिए भी एक सूत्र अगर आपको याद हो जाए, राजू की राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की, प्रतिभा निकली प्रणव की। हे राम, आपको ये उक्ति याद करनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत संघ के पहले राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति, वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद पांचवें राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी छठे राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह सातवें राष्ट्रपति, आर वेंकटरमन रमाकृष्ण वेंकटरमन आठवें राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा नौवें राष्ट्रपति, के आर नारायणन 10वें राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति, एकमात्र महिला राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी और 14वें राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इस प्रकार से भारत संघ के वर्तमान तक 14 व्यक्तिगत राष्ट्रपति हुए हैं। आपको मैं बताऊं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक इस पद पर रहे, फिर 1962 से लेकर 1967 तक 5 साल जोड़ना है, 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। 1967 में जाकिर हुसैन बने, 2 वर्ष पद पर रहे और मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए 69 में। 69 में वीवी गिरी बने और 5 साल रहे। तो 74 में जो है 5 साल तक ये पद पर रहे वराहा वेंकट गिरी, वीवी गिरी। 1974 से 1977 5 साल जोड़ा है मैंने। फखरुद्दीन 74 से 77 3 साल तो पद पर रहते हुए फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी। 74 से 77 आपको ये ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन 2 साल रहे और फखरुद्दीन अली अहमद 3 साल रहे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, क्रमशः याद करना है। 74 से 77 फखरुद्दीन अली अहमद, फिर 77 में नीलम संजीव रेड्डी बने और ये 82 तक रहे, और उसके बाद में फिर ज्ञानी जैल सिंह 82 में बने और यह 87 तक रहे।
फिर रमाकृष्ण वेंकटरमन 87 में बने, 1992 तक रहे। फिर उसके बाद में 1992 में शंकर दयाल शर्मा बने, 1997 तक रहे। 1997 में के.आर. नारायण बने, 2002 तक रहे। 5 साल जोड़ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा। 2002 में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बने, 2007 तक रहे। 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, 2012 तक रहीं। 2012 में प्रणब मुखर्जी बने, 2017 तक रहे। 2017 में रामनाथ कोविंद बने और वर्तमान तक हैं। तो हमें इस आधार पर ये याद करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो राष्ट्रपति का अगला चुनाव 2022 में होगा। तो इस प्रकार से हमें याद करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखनी है बात, ये सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं और 1950 में आपको ध्यान है कि निर्वाचक मंडल 1952 में जाकर तैयार हुआ है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए जाकर संपन्न। तो 1950 में जो संविधान सभा थी जिसने अंतरिम संसद का रूप धारण कर लिया था और 1952 तक रही वो, तो 1950 में अंतरिम संसद ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया था। 1950 से लेकर 52 तक ये मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में रहे। 1952 में निर्वाचित हुए, फिर 1957 तक रहे 5 वर्ष। फिर नेहरू जी किसी और व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहते थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये चाहते थे कि एक कार्यकाल और मुझे मिले। तो 1957 से लेकर 1962 तक जो है फिर दूसरे कार्यकाल, या यूं कह लीजिए तीसरे कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल निर्वाचित के रूप में। तो इस प्रकार से 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रहे 1950 से लेकर 62। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बन गए, दक्षिण भारत से राष्ट्रपति बने, शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके 5 सितंबर को, इनके जन्म दिवस को। जाकिर हुसैन अल्पसंख्यक, प्रथम अल्पसंख्यक जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने पर वीवी गिरी जो है चुने गए। वीवी गिरी के निर्वाचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाकया है, वे ध्यान रखने वाला। वीवी गिरी जो हैं, जब 1969 में जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो उपराष्ट्रपति थे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग गए। चुनाव करवाना था तो कांग्रेस की ओर से नीलम संजीव रेड्डी जो है उनको उम्मीदवार बनाया। उस समय ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष का पद त्याग करके ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और इधर से श्रीमती गांधी के कहने पर वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति का पद त्यागपत्र देकर, और जिससे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से भी मुक्त हुए। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो जाने से भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एम हिदायतुल्लाह। फिर वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा। वीवी गिरी एक प्रकार से निर्दलीय या किसी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन फिर भी 50.20% मत लेकर सर्वाधिक कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति बन गए, जिन्होंने सत्ता दल के समर्थित उम्मीदवार को हरा दिया। क्योंकि उसका कारण था कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने ये कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग हो, और वो नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो जो राष्ट्रपति निर्वाचित हों, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी के कामराज, निजलिंगप्पा और मोरारजी देसाई ये सभी दक्षिणपंथी या रेडिकल कांग्रेसी थे, और ये इंदिरा गांधी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। और इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि इनके मुताबिक मैं ना चलूं, और ऐसी स्थिति में इन्होंने इनके जो नीलम संजीव रेड्डी हैं उनको हराने का मन बना लिया था, और इन्होंने वीवी गिरी को उस पद से त्यागपत्र दिलवाकर और चुनाव लड़वाया। और वराह वेंकट गिरी जो स्वयं भी कांग्रेसी थे, हालांकि राष्ट्रपति पद पर जब चुनाव होते हैं तो वो किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता, क्योंकि वह पूरे संपूर्ण भारत का राष्ट्रपति बनना है उसे। तो वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा, और ऐसी स्थिति में द्वितीय दौर की मतगणना करवानी पड़ी। जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति टॉपिक आगे चलेंगे, तब द्वितीय दौर की मतगणना क्या होती है आपको समझ में आएगा। द्वितीय दौर की एकमात्र बार मतगणना इसी चुनाव में हुई 1969 में, और इसी द्वितीय दौर की मतगणना में वीवी गिरी जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी हार गए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया, कांग्रेस का विभाजन हो गया, और फिर आगे कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, 77 तक रहे, 3 वर्ष में ही उनके भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। फिर नीलम संजीव रेड्डी, हालांकि केंद्र सरकार में परिस्थितियां बदल गई थी, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो चुके थे। ऐसी स्थिति में नीलम संजीव रेड्डी जो राजनीति से संन्यास ले चुके थे, उन्हें वापस बुलाया गया। हालांकि जब ये लोकसभा 6ठी लोकसभा थी तो इसमें भी ये लोकसभा अध्यक्ष बन गए थे। फिर इनको लोकसभा अध्यक्ष से त्यागपत्र दिलवाकर निर्विरोध निर्वाचित करवाया गया। इनके सामने कोई राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए नहीं आया, तो निर्विरोध राष्ट्रपति, एकमात्र व्यक्ति जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिए गए 1977 में, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। फिर उसके बाद में 1977 से लेकर 82 तक ये रहे। 82 में ज्ञानी जेल सिंह, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बने। सबसे कम साक्षर या सबसे कम एजुकेशन है जिनकी, वो ज्ञानी जेल सिंह हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पाए, हालांकि पंजाब के ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। बाद में कांग्रेस के बहुत बड़े नाम था इनका। हालांकि आपको ध्यान है 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और सिख विरोधी दंगे हुए, उस समय राष्ट्रपति पद पर यही थे। फिर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, उसमें भी राष्ट्रपति यही थे। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कौन सी घटनाएं किस राष्ट्रपति के समय हुई, ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। आर वेंकटरमन 1987 से लेकर 92 तक राष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, 5-5 साल, आगे कोई महत्वपूर्ण इतना नहीं है। फिर 97 से 2002 के आर नारायणन, पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया इन्होंने। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, 2002 से लेकर 2007 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति माने जाते हैं। अब तक के सर्वाधिक जनप्रिय राष्ट्रपति माने जाते हैं, जिनको जनता जो है पसंद करती थी। अटल जी के समय में, अटल जी की सरकार थी, उस समय ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अटल जी ने इन्हें बुलाया राष्ट्रपति पद के लिए और निर्वाचित करवाया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति जो उस समय राजस्थान की राज्यपाल थी, 2007 में ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। फिर उसमें प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस में वित्त मंत्री के पद पर थे, उस समय वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ा, 2012 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। फिर 2017 में मोदी सरकार में रामनाथ कोविंद जो हैं, इनको राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करवाया गया। तो इस प्रकार से 14 व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर अब तक निर्वाचित हुए हैं। और सबसे लोकप्रिय जो राष्ट्रपति हैं, यूँ मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और सर्वाधिक चर्चित राष्ट्रपति का चुनाव वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के मध्य जो 1969 में हुआ, वो सर्वाधिक चर्चित राष्ट्रपति का चुनाव रहा, जिससे कांग्रेस पार्टी में विभाजन भी हुआ और उसमें काफ़ी सारे नई बातें हुई। द्वितीय दौर की मतगणना हुई और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पराजित हुए, जो सत्तारूढ़ दल है उसका उम्मीदवार पराजित हुआ। इस प्रकार से आर्टिकल 52 आपने पढ़ा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की। किस अनुच्छेद की बात करते हैं? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति इसका प्रयोग कैसे करेगा? राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं, संविधान के अनुसार स्वयं। इसका मतलब संविधान के अनुसार स्वयं का मतलब है कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां वह अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार स्वयं, या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब अधीनस्थ पदाधिकारी कौन है, इसकी बात हम अभी करते हैं। अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब अधीनस्थ पदाधिकारी, इसकी संपूर्ण व्याख्या हमें आर्टिकल 74 में मिलती है। अधीनस्थ पदाधिकारी के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में लोकप्रिय शासन व्यवस्था होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति, मतलब कि राज्य का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति, उसे सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। तो इसमें लिखा है संविधान के अनुसार स्वयं। स्वयं का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियां जब बहुमत दल की सरकार ना बन पाए या प्रधानमंत्री अपना विश्वास मत लोकसभा में खो दे, ऐसी स्थिति में, या यूँ मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव हुए और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि वह स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन अगर, ध्यान रखना है इस बात को,
अगर बहुमत दल की सरकार है और स्पष्ट बहुमत है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। उस समय राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। एकमात्र स्थिति बनती है जब लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का विश्वास मत न हो और राष्ट्रपति को ऐसा अंदेशा हो जाए और राष्ट्रपति उन्हें विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है। या ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपातकाल की घोषणा करनी है और मान लीजिए कि भी चुनाव करवाने हैं, लोकसभा को भंग करना है, तो अगर अल्पमत की सरकार है तो उसकी सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन बहुमत है, संपूर्ण बहुमत है वहाँ, तो सलाह माननी पड़ेगी। तो 53 के अंदर राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति और स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग वह संविधान के अनुसार करेगा, अपनी मन मर्जी से नहीं करेगा। और अधीनस्थ पदाधिकारी मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह। और 53 में एक बात और है जो कि 53(2) में लिखी हुई है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है, तीनों सेनाओं का, वो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि युद्ध की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति ही करेगा। किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है, युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। तो अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करे। व्याख्या इसकी 74 में दी गई है। और उसके बाद में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में युद्ध की घोषणा या युद्ध में सम्मिलित होने की बात ये कर सकता है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदाता कौन होंगे। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता भागीदार नहीं होती। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होता है, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों, संसद के मतलब संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों है, संसद के मतलब राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ध्यान रखना है। मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता रहा है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को जो है वो वर्तमान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। तो संसद जो है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। राज्य की विधानसभाओं के, विधानसभा है निर्वाचित सदस्य, मनोनीत यहाँ भी भाग नहीं लेंगे। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ भाग लेते हैं। और यहाँ एक स्पष्टीकरण लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में, स्पष्टीकरण अनुच्छेद 54 में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55 में जहां राज्य शब्द का प्रयोग होगा, राज्य, इसके अंतर्गत दिल्ली व पुडुचेरी भी सम्मिलित होंगे। दिल्ली व पुडुचेरी हालांकि जो है संघ शासित प्रदेश हैं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश है, यह पूर्ण राज्य के रूप में नहीं है। फिर भी अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में जब राज्य बोलेंगे तब दिल्ली सम्मिलित है और पुडुचेरी भी सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि 17वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। इस आधार पर अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है उसके अंतर्गत इन्हें सम्मिलित माना गया है। आपको ध्यान है जम्मू कश्मीर का भी पुनर्गठन हो गया है और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो जाने के बाद में 2019 से अब ये व्यवस्था है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है विधानसभा, यहाँ विधानसभा सहित जो है क्या है, संघ शासित क्षेत्र है। लेकिन लद्दाख जो है, लद्दाख को बिना विधानसभा का संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। हालांकि अब तक जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेता रहा है, लेकिन अभी तक जब जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया,
अभी तक इसे अनुच्छेद 54 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सम्मिलित नहीं किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये भी भाग लेगा, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी के लिए तो व्यवस्था की 70/1992 द्वारा, 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वह भाग लेगा, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करके उसे जोड़ना पड़ेगा। इसके उपरांत हम ये बात करते हैं कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को पढ़ लेने के बाद में अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है, निर्वाचन का तरीका क्या है, निर्वाचन की विधि या निर्वाचन का तरीका। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, जब हम रीति लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट में तरीका भी लिख सकते हैं, मेथड भी होता है कि भी किस प्रक्रिया, किस प्रोसीजर से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातों को यह कहा गया है कि राज्यों के प्रतिनिधित्व में, राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता रहनी चाहिए। प्रतिनिधित्व में क्या रहनी चाहिए, एक रूपता। मतलब जैसे राजस्थान है या पंजाब है या छोटा राज्य गोवा है या असम है, प्रतिनिधित्व में समानता रहनी चाहिए। इसका मतलब जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और ये एक रूपता है कि सभी राज्यों में ऐसा होगा, सभी राज्यों में जनसंख्या के एवज में मत मूल्य तय किए जाएंगे। तो यहाँ एक रूपता का मतलब है मत मूल्य के मामले में मत मूल्य निकाला जाएगा और मत मूल्य निकालकर एक रूपता प्रदान की जाएगी। जो ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसका ज़्यादा मत मूल्य होगा, जो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसका कम मत मूल्य होगा। और दूसरी बात कही गई है कि विधायक, या यूं हम कह लें राज्यों एवं संघ के प्रतिनिधित्व में, राज्यों व संघ के प्रतिनिधित्व में समरूपता, समतुल्यता होगी। ये जहां तक संभव हो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। वे राज्य के प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो, सबको एक समान जो है रूप में हम यहाँ पर मत मूल्य इसका निकालें। राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व में मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 10 लाख वोट हैं, तो 5 लाख वोट संघ का हो और 5 लाख वोट राज्यों का हो। इस प्रकार से समतुल्यता जो है, एक प्रकार से दो तराजू के दो पलड़े हैं, उसमें एक तरफ राज्य एक तरफ संघ, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संपूर्ण भारत का है और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघ और राज्यों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में समतुल्य हो, ऐसी व्यवस्था इस आर्टिकल में की गई है। तो राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता और राज्यों एवं संघ के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता, ताकि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल जाए, राज्य और संघ को समान प्रतिनिधित्व मिल जाए। फिर 55(3) के अंदर ये लिखा कि राष्ट्रपति जो है उसकी पद्धति होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होगा, गुप्त मतदान से होगा, गुप्त मतदान। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की कौन सी पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहते हैं। किस प्रकार से मतों का हस्तांतरण होता है हम इसकी अभी बात करेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। देखिए सबसे पहली बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य निकाला जाता है। अब मत मूल्य निकालने का क्या प्रोसीजर है, हम इसे समझ लें तब हम इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, आपको ये ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, जिसे हम एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहते हैं। इसके द्वारा होता है, मतदान गुप्त होता है और राष्ट्रपति किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ता। और राष्ट्रपति का निर्वाचन ईवीएम से नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता, उसमें वोट डालते हैं ढोलकी में और उसके माध्यम से चुनाव होता है। और ऐसी स्थिति में चुनाव का जो निर्वाचन अधिकारी होता है इसमें
वो लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनको क्रमशः, जो एक बार जैसे चुनाव लोकसभा महासचिव ने करा दिया, दूसरी बार जो है राज्यसभा के महासचिव ने करा दिया, इस प्रकार इनको क्रमशः जो है निर्वाचन अधिकारी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है और फिर ये निर्वाचन करवाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भी ईवीएम से वोटिंग होती नहीं है, मतपत्र होता है, इस प्रकार से मतपत्र होता है। अच्छा, इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं, मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं, तो एक व्यक्ति को इन चारों उम्मीदवारों को मत देना होता है पसंद के आधार पर। हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में पसंद के आधार पर जो है आपको चिन्हित करना है कि मेरी पहली पसंद जो है, जैसे हम अगर इसको हम यहाँ ये लिखें ABCD, 4 उम्मीदवार हैं ABC और D, मेरी पहली पसंद C है, दूसरी पसंद B है, तीसरी पसंद A है, चौथी पसंद D है। इस प्रकार से पसंद के आधार पर हमको क्रमशः यहाँ पर अंक जो है लिखने होते हैं। ये कौन करता है? निर्वाचक। जो वोटर है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग में भाग लेगा, वो, अब सामान्य सी बात मैं कहूँ तो सांसद व विधायक ये भाग लेते हैं, तो ये वोटर होते हैं। ये इस प्रकार से पसंद के आधार पर वोट डालते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसके अंतर्गत जो मत मूल्य है वो कैसे निकाला जाएगा, तो मत मूल्य इसमें सबसे पहले राज्य में विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, विधायक का मत मूल्य। अब विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए वहाँ होगी राज्य की जनसंख्या, और फिर उसको भाग लगा दिया जाएगा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, राज्य के जो निर्वाचित प्रतिनिधि उनसे भाग लगा दिया जाएगा। अच्छा, जब हम कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ 1971 की जनगणना हमको प्रयोग में लानी है। ये संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अगर हम जनसंख्या को देखें कि तो वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें फायदा हो जाएगा जो राज्य जनसंख्या वृद्धि पर लगाम नहीं लगा रहे, तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उनका मत मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि उत्तर भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है, तो दक्षिण भारत ने इस बात का विरोध किया कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम तो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं तो हमें नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में ये संविधान में ये व्यवस्था कर दी कि 1971 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना होगा। जब राज्य की जनसंख्या बटा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और फिर इंटू 1/1000, इस प्रक्रिया से मत मूल्य निकाला जाएगा। और जब हम बात करते हैं कि 1971 की जनगणना, तो उस समय भारत में 54.81 करोड़ की जनसंख्या थी, तो इसका मतलब, और फिर राज्य की जनसंख्या यहाँ पर, तो उस समय अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उस समय 2 करोड़ और 57 लाख की जनसंख्या थी, तो इसका मतलब 2 करोड़ 57 लाख बटा निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब 200, तो 2 करोड़ 57 लाख बटा 200 इंटू 1/1000, इस फार्मूले से जब हम मत मूल्य निकालते हैं तो राजस्थान के विधायक का मत मूल्य निकलता है 129 और सबसे ज़्यादा निकलता है उत्तर प्रदेश के विधायक का 208 और सबसे कम निकलता है सिक्किम के विधायक का केवल 7। तो इस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य निकाला जाता है। राजस्थान का मत मूल्य 129 है, ये ध्यान रखना है। फिर जब विधायक का मत मूल्य निकल गया, इसी फार्मूले से प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। फिर उसके बाद में सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। सांसद का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य है, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बटा क्या लगाएंगे? निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो निर्वाचित सांसदों की संख्या, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, निर्वाचित सांसदों की संख्या। फिर हम जब ये करते हैं तो इस फार्मूले से जो हमें प्राप्त होगा मत मूल्य वो है 708। संसद के सदस्य का मत मूल्य अगर हम कहें 1971 की जनगणना के आधार पर, तो वर्तमान में 708 है। इसके बाद में एक और फार्मूला, सांसद का मत मूल्य निकल गया, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य जोड़कर फिर निर्वाचित सांसदों से भाग लगाया तो 708 निकल कर आया। फिर हम निश्चित कोटा निकालेंगे। राष्ट्रपति कितने मत प्राप्त करने पर जीता हुआ माना जाएगा, तो उसे कहते हैं निश्चित कोटा। फिर हम निश्चित कोटा निकालेंगे, तो निश्चित कोटा जो है, निश्चित कोटा निकाला जाएगा और निश्चित कोटा में
यहाँ लिखा जाएगा कुल वेद मत मूल्य। कुल वेद मत मूल्य मतलब जितने भी मत मूल्य वेद हैं उनका योग, कुल वेद मत मूल्यों का योग, कुल वेद मत मूल्यों का योग लगाकर, जैसे चाहे वो विधायक का हो चाहे वो सांसद का हो, कुल वेद मत मूल्यों का योग यहाँ लगा लेंगे। फिर रिक्त स्थानों की संख्या, रिक्त स्थानों की संख्या। अब राष्ट्रपति के लिए रिक्त स्थान कितने हैं? 1। यही फार्मूला जब राज्यसभा के लिए आएगा तो इसमें राज्यसभा में जितनी सीटें रिक्त होंगी वहाँ संख्या भरेंगे। लेकिन सामान्यतः जब हम देखते हैं फार्मूले में तो ऐसा लिखा होता है 1 + 1 + 1। मान लीजिए 1000 वोट हैं टोटल, कुल वैध मत मूल्यों का योग 1000 है, तो 1 + 1 2 + 1, तो इसका मतलब 501 वोट जो हैं, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो 501 मत लाने होंगे, ये निश्चित कोटा है। सामान्य प्रणाली में जब हम देखते हैं लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें क्या होता है? अग्रता ही विजेता होता है, जो सबसे ज़्यादा वोट ले आया वो जीत गया। मान लीजिए 1000 वोट हैं, 1000 वोटों में 11 आदमी खड़े हैं चुनाव में, एक ने 400 लिए, एक ने 200, एक ने 300, एक ने 100, एक ने 50, एक ने, तो इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा वोट ले आया वो जीत गया। निश्चित कोटे की यहाँ कोई प्रणाली नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में निश्चित कोटा निकाला जाकर ही उसको विजेता घोषित किया जाता है। अब देखिए निश्चित कोटे की जब हम बात करते हैं, निश्चित कोटा निकालने की जब हम बात करते हैं, तब इसमें 2 बातें और आती है कि निश्चित कोटा जो है, अब एक होता है कि जमानत राशि, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि होती है, और जमानत राशि कितनी होती है? तो कहेगी साहब 15,000 रुपये वर्तमान में जमानत राशि है। ठीक है साहब, मतलब कि राष्ट्रपति, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो 15,000 रुपये की जमानत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाएगा। अगर वहाँ नहीं तो निर्वाचन जो अधिकारी है, मैंने बताया था आपको, लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव, उसे वो जमा कराएगा। और अगर मान लीजिए निश्चित कोटा, जो निश्चित कोटा है, जैसे मैंने अभी कहा उदाहरण के रूप में 501, निश्चित कोटे के 1/6 मूल्य, अगर 1/6 मत मूल्य उसे प्राप्त नहीं होते हैं, 1/6वां भाग, 1/6वां भाग अगर उसे प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। मतलब कुल वोटों का, मतलब 1000 वोटों का 1/6वां भाग नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, निश्चित कोटा जो है, इस निश्चित कोटे का 1/6वां भाग हमें प्राप्त करना होता है। तो इस आधार पर जमानत राशि होती है राष्ट्रपति की चुनावों में। तो ये अनुच्छेद जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, अनुच्छेद 54। अब 55 हो गया है, अब हमें 56 पढ़ना है, उसके लिए हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।